किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मधुमक्खी पालन को मिल रहा बढ़ावा, सरसों की बुआई का रकबा हुआ कम, प्रदेश में खुलेंगे सामुदायिक कृषि यंत्र केंद्र, अब एफसीआई खरीदेगी दलहन और तिलहन की फसलें भी, किसानों को दी जा रही बाजार भाव समझने की ट्रेनिंग, प्रधानमंत्री ने शुरू की कृषि सिंचाई योजना, सरकार ने दालों के उत्पादन के लिए किसानों को किया उत्साहित, बैंकिंग एवं बीमा सर्विस हेल्पलाइन की शुरुआत, प्राकृतिक खेती अपना रहे किसान और किसानों ने ढूंढा खेती से मुनाफे का नया तरीका। और अब समाचार विस्तार से। देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड को 10 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। मधुमक्खी पर्यावरण और कृषि विकास में मदद करती है और प्राकृतिक विविधता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि मधुमक्खी सबसे अधिक क्षमता वाली पर परागण करता है, जिसे फसल की जरूरत, उचित समय और क्षेत्र के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। मधुमक्खियों से अच्छी क्षमता के पर परागण से कई फसलों और सब्जियों, तिलहन, दलहन आदि की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। आंकड़ों के अनुसार देश में शहद का उत्पादन लगभग 80,000 टन प्रतिवर्ष है और लगभग 1,000 करोड़ रुपए के निर्यात का कारोबार है। मधुमक्खी के इस महत्व को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश के सबसे 2 बड़े सरसों उत्पादक राज्यों उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सरसों की बुआई में कमी की वजह से देश भर में सरसों का रकबा पिछले साल के मुताबिक करीब 8% तक पिछड़ा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक सामान्य तौर पर देश भर में पूरे रबी सीजन के दौरान 62-63 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती होती है और 10 दिसंबर तक लगभग बुआई समाप्त हो जाती है, लेकिन इस साल 10 दिसंबर तक बुआई भी पूरी नहीं हो पाई है। इस बार देश भर में 57.27 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में खेती की तरक्की के लिए जरूरी है कि कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 20 जिलों में सामुदायिक कृषि यंत्र खोलने की योजना बनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी सहित 20 जनपदों में सामुदायिक कृषि यंत्र केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई योजना की व्यवस्था की गई है और कई बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया गया है। दलहन तिलहन की खेती से भाग रहे किसान अब फिर से इन फसलों का रुख करने की सोच सकते हैं, क्योंकि सरकार अब किसानों से सीधे इन फसलों को खरीदने की तैयारी कर रही है। धान और गेहूं के साथ ही देश में पहली बार भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई इस साल तिलहनी और दलहनी फसलें भी खरीदेगी। केंद्र सरकार यह कदम दोनों ही फसलों का देश में उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए उठा रही है, जिसकी वजह से देश का सालाना आयात खर्च 76,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। किसान को अगर अपने उत्पाद का सही मंडी भाव पता चल जाए तो उसकी काफी दिक्कतें अपने आप खत्म हो सकती हैं। किसान को बाजार में अच्छा भाव दिलाने के उद्देश्य से अब किसान भाइयों को बाजार भाव जानने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक इसी अवधारणा को राष्ट्रीय स्वरूप देते हुए केंद्र सरकार ने एक ऑनलाइन कृषि बाजार की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में देश की लगभग 600 मंडियों को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि किसानों को सीधे अपने उत्पादों का बेहतर भाव पता चल सके। इस योजना के साकार होने के बाद किसान अपने उत्पाद को अन्य राज्यों की मंडियों में भी बेचने के लिए आजाद होंगे। रबी की बुआई के बाद सर्द हवाओं का इंतजार कर रहे क्षेत्र के किसानों के लिए सर्दी का असर बढ़ना सुखद संकेत है। रबी फसलों के लिए 10-15 दिन पहले का मौसम अनुकूल नहीं चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में मौसम में ठंड घुलने के साथ ही किसान खुश नजर आ रहे हैं। किसानों की माने तो अधिक सर्दी रबी फसलों के लिए गुणकारी साबित होगी। सर्दी के दौरान सवेरे फसलों पर गिरने वाली ओस से फसलों की जड़ों में नमी बनी रहेगी, जिससे फसलें उन्नत होंगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी। इस वर्ष अगले 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। PMSY का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के निवेश में एकरूपता लाना है। कृषि योग्य जमीन पर पानी बचाने की तकनीक को अपनाकर हर बूंद पर अधिक फसल उत्पादन कराना भी इस योजना का उद्देश्य है।
देश में दालों के घटते उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने किसानों से दालों का उत्पादन बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर किसान से जमीन के एक हिस्से पर दाल का उत्पादन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दाल एक सामान्य व्यक्ति के आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश में पशुपालन और मत्स्य कृषि क्षेत्र के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में भी दुग्ध क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया है। किसानों की जिंदगी आसान बनाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है। सूबे के किसानों के लिए बैंकिंग एवं बीमा सर्विस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसका नंबर है 1530। इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी किसान कॉल करके बैंकिंग और कृषि बीमा से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसे बैंकों और फसल बीमा से जुड़ी तकलीफ हो, वो इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राकृतिक कृषि ने बाजार से रसायनों, खादों एवं कीटनाशक दवाओं का सफाया कर दिया है। इसकी जगह घर में बनी दवा का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि मिट्टी को कीटाणु मुक्त बना रही है। इसके अलावा मिश्रित कृषि और पलवार मिट्टी के पौष्टिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और साथ ही पानी की खपत को भी 40% कर देती है। किसानों के मुताबिक कीटनाशकों और खादों का अत्यधिक प्रयोग करना न सिर्फ आम लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, बल्कि मिट्टी को भी खराब कर देता है। इन हालातों को देखते हुए वर्ष 2006 से प्राकृतिक कृषि को अपनाया गया है। शुरुआत में इसको काफी कम लोगों ने अपनाया था, लेकिन बहुत कम लागत और बेहतर परिणामों की वजह से अब किसान प्राकृतिक कृषि को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1545 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1675 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में गेहूं का भाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में गेहूं 1530 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2230 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 2025 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 2255 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2070 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भावों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सरसों 4340 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी, इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 4425 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की किसान मंडी में सरसों का भाव 4350 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में सरसों 4010 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में आलू 560 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में आलू 500 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में आलू का भाव 640 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। आखिर में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1970 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में टमाटर 1820 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 1800 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 1960 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें हम नवीनतम कृषि संबंधी जानकारियों को लाते हैं जिनका प्रयोग हमारे किसान भाई अपनी कृषि में करते हैं। और आज भी हम बात करेंगे, हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कर रहे हैं रबी फसलों की, उसमें समसामयिक दृष्टि से कौन कौन से कार्य हैं कृषि रक्षा के लिए, इसके साथ ही कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां आप बरतें जिससे हमारे किसान भाई स्वस्थ हों, साथ ही हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ हो। आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जिला कृषि रक्षा अधिकारी बहराइच डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, हम बात करें समसामयिक जानकारी की तो इस समय धान की फसल किसान भाई काट चुके हैं, रबी में खाद्यान्न हमारा उत्पादन होता है, उसकी बुआई की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन कौन से कार्य आप बताएंगे प्राथमिकता के तौर पर किसान भाई अपनाएं? हम अपने सम्मानित किसान भाइयों को प्राथमिकता के तौर पे जो बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, रबी की बुआई में हम किसी भी फसल की जब बुआई करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि हम भूमि का शोधन करें, अपनी भूमि को पहले स्वस्थ करें, उसके बाद बीज को स्वस्थ करें जी। जब भूमि और बीज दोनों को हम शोधित करके स्वस्थ कर लेंगे तो हमारी जो फसल होगी, जो भी हम फसल उगाएंगे अपने मिट्टी में, अपने खेत में जो भी फसल हम बोएंगे, खड़ी फसल में जो रोग व्याधियां लग जाती हैं उनसे हमारी ये फसल लगभग 99% तक ये फसल हमारी सुरक्षित रहती है। और खड़ी फसल में जब हमारे कोई कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता है तो हमें उस समय बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है और हमारे किसान भाई बड़ा ही निश्चिंत होकर के कार्य करते हैं। भूमि शोधन के लिए हम अपने किसान भाइयों को सलाह देंगे कि 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा विरिडी, बिवेरिया बैसियाना, स्यूडोमोनास, मेटाराइजियम, ये जो सारे फंगस हैं, इन फंगस की 2-2 किलोग्राम मात्रा लेकर के और हम इस कंपोस्ट खाद में जो 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद है इसमें हम मिला देते हैं और मिला करके इसको 1 सप्ताह तक छाए में रख देते हैं। और उसमें नमी की मात्रा को बरकरार रखने के लिए कि इसमें नमी बनी रहे, इसके लिए उस पर पानी का छींटा हल्का हल्का मार दिया करते हैं। 1 सप्ताह के बाद जो है जिस भी खेत की तैयारी करें, जिस भी खेत में हमें बुआई करनी है, उस खेत में इसको हम इस गोबर की खाद को मिला देते हैं और ये 1 एकड़ खेत के लिए ये खाद पर्याप्त होती है जी। और इतना कर देने मात्र से आपके खेत में यदि दीमक की समस्या है तो हमारे किसान भाइयों आप ये जान लें कि दीमक के
से आपकी खेत को, आपकी फसल को पूर्णतया निजात मिल जाएगी। और खड़ी फसल में कोई भी फंगल डिजीज, कोई भी बीमारी जो है आपके खड़ी फसल में आपकी फसल को, आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक इसी प्रकार इसमें 8 से 10 किलोग्राम नीम की खली प्रति एकड़ के हिसाब से भी मिला देना चाहिए, बुरकाव कर देना चाहिए जी। तो इतना कर देंगे तो आपका भूमि शोधन बिल्कुल 100% जो है ये पक्का हो गया। डॉक्टर साहब, ये कितने दिन पूर्व बुआई के हम कर सकते हैं कार्य को? नहीं, ये बुआई के पूर्व हम कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है, इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं, कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो भूमि शोधन अगर हमारे किसान भाई कर लें तो भूमि जनित रोगों से निजात पा सकते हैं, कीटों से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बीज शोधन भी हमारे किसान भाई जरूर करें, कैसे कर सकते हैं? हाँ, ठीक इसी प्रकार जो है बीज शोधन के लिए हम ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से जो है हम इसका बीज शोधन करते हैं। और अगर कोई ट्राइकोडर्मा, वैसे हम आपको बता दें कि ये जो भी चीजें, जो भी दवाइयां हम आपको बता रहे हैं, ये सारी दवाएं कृषि रक्षा इकाइयों पे उपलब्ध हैं। आप जो है वहां पे जो भी उपस्थित हैं कृषि रक्षा पर्यवेक्षक या प्राविधिक सहायक, आप उनसे संपर्क करके आप इन दवाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इन दवाओं पे अनुदान की भी व्यवस्था है। 75% का अनुदान जो है, अनुमान है, जो कृषि विभाग आपको उपलब्ध कराता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई हमारे बीज शोधन की। बीज शोधन में कुछ सावधानी डॉक्टर साहब इसमें रहेगी, कैसे कर सकते हैं? हाँ, बीज शोधन करने के लिए जैसे हर जगह हर किसान भाई के पास जो है वो सीड ड्रमर वगैरह नहीं होता है, तो उसको हम मिट्टी का जो बर्तन होता है, एक घड़ा, मिट्टी के घड़े में जो है उसको हम बीज को डाल देते हैं। जैसे 2 किलो 4 किलो बीज है, 10 केजी का घड़ा लगभग आता है, लेकिन हम उसमें 6 केजी 8 केजी तक जो है उसमें हम अन्न रख सकते हैं। और उसमें 10 ग्राम प्रति केजी की दर से हम ट्राइकोडर्मा पाउडर का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद उसका मुंह बांध करके उसको ठीक ढंग से हिला देंगे। किसान भाई जब बीज शोधन करेंगे तो बीज शोधन करते समय जो है अपने मुंह पे मास्क वगैरह लगा लेंगे, हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे और उस समय जो है चश्मा पहन लेंगे, जिससे कि जो है जो भी कुछ है, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी कण जो है किसान भाई के आंख में, नाक में, इसमें न जाने पाए, इसके लिए जो है ये सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम फसल सुरक्षा की बात करें तो शहर के किनारे हमारे किसान भाई सब्जियों की भी खेती करते हैं, इसमें पौधों का रोपण करते हैं, तो क्या पौधों का भी शोधन हो सकता है? जी जी, कोई भी पौधा रोपण करने से पहले जैसे हम आपको बता दें कि एक गड्ढा खोद लें और गड्ढे खोद करके उसमें जो है, जैसे अगर लंबी नर्सरी है, ज्यादा पौधे हैं, तो गड्ढा खोदने की जरूरत है, अन्यथा जो है किसी बर्तन में रख करके भी उसको डीप किया जा सकता है, घोल बना करके। जिस किसी खेत में दीमक की समस्या हो, ये बिवेरिया बैसियाना जो है दीमक के लिए बहुत ही मुफीद है और इसके फंगस जो है, इसके स्पोर्स जो है दीमक को ढूंढ करके मारते हैं जी। अगर किसी किसान भाई को इनकेस नहीं मिलती है, अपरिहार्य स्थिति में क्लोरोपाइरिफास 50 इसी का प्रयोग कर सकता है। अच्छा। और उसका जो है घोल बना करके, जैसे 1 लीटर में अगर दीमक के लिए घोल बनाना तो 1 लीटर में 5 ml दवा मिलाएंगे और उसके बाद उसका गौसी रेशियो से घोल तैयार करके उसमें अपनी नर्सरी को डीप करके उसके बाद उसको शोधित कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई बाजार से रक्षा रसायन लाकर, विषयों को लाकर खेतों में प्रयोग करते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, तो क्या सावधानी बरती जा सकती है, पर्यावरण की दृष्टि से सही हो, किसान भाइयों के स्वास्थ्य के लिए सही हो? देखिए, हमारे अधिकांशतः किसान जो है कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, उनकी सुविधा के लिए ही जो है जो भी पैकिंग है हमारे कृषि रक्षा रसायनों की, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें 4 तरह के रंगों के आधार पे जो है उनका वर्गीकरण किया गया। और रंग जो उसका है लाल, पीला, नीला, हरा, इसका एक सिंबल जो है उस पैकिंग पे, चाहे कोई भी पैकिंग हो, उस पैकिंग पे ये सिंबल बना रहता है। तो हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि जो लाल निशान वाली दवा है वो बहुत खतरनाक है, बहुत जहरीला है। सबसे जहरीला कीटनाशक जो है वो रासायनिक कीटनाशक वो लाल निशान वाला ही है। ये इन रसायन का उपयोग केवल अन्न भंडारण के कीटों को मारने के लिए ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा और किसी भी फसल पे, किसी भी कीड़े के अगेंस्ट जो है लाल निशान वाली दवा का इस्तेमाल कदापि न करें। जी, हम इनको ये भी सलाह देते हैं कि हमारे सम्मानित किसान भाई जो है, अगर उनकी फसल में किसी भी प्रकार के कीड़े बीमारी का प्रकोप हो गया है, ऐसी दशा में वह
हरे सिंबल का, जो भी हरा सिंबल है, हरा है, नीला है, उसका इस्तेमाल करें। दुकानदार के पास जब वो दवा खरीदने पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में देखें कि हरे सिंबल वाला और नीले सिंबल वाला जो दवा है उसी दवा का प्रयोग जो है वह करें, या अपने किसी विशेषज्ञ से, जो भी हमारे हर विकासखंड स्तर पे हमारी कृषि रक्षा इकाइयां उपलब्ध हैं, वहां पे स्थापित हैं, वहां पे जो भी प्राविधिक सहायक उस समय मिले उनसे वो संपर्क करें। अगर उनसे वो संपर्क उनसे नहीं हो पाता है तो वो जिले में जो है कृषि विभाग के किसी भी अफसर से संपर्क कर सकते हैं। और जिला कृषि रक्षा अधिकारी, हम भी जिला बहराइच में हैं, हर जिले में जो है एक हमारे पद पे कार्य करते हैं व्यक्ति, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं और करके उनसे सलाह लेकर के ही वो दवा का परचेजिंग करें, दवा की खरीदारी करें। लेकिन दवा की खरीदारी के समय वो ध्यान रखें कि दवा पे अंतिम प्रयोग तिथि लिखी होती है, जो एक्सपायरी डेट जिसको कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी क्या है? एक्सपायरी डेट अगर उसकी बीत चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो उस दवा की खरीदारी वो कदापि न करें। और दवा खरीदते समय रसीद जरूर लें, रसीद लें। रसीद पे जो है वो पूरा दवा का विवरण लिखवाएं कि ये दवा किस कंपनी की कैसे बनी है, इसका मेक क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसका बैच नंबर क्या है। सारी चीजें उस दवा की पैकिंग पे अंकित होती हैं। वो बिल पर अपने पक्का पर्चा जो है उनसे प्राप्त कर लें। पक्का पर्चा प्राप्त कर लेंगे तो जैसे किसान भाई ये आते कहते हैं साहब हमारे खेत में दवा काम नहीं की, अगर उनसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है उस दवा से, तो कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि हम फला दुकानदार के यहाँ से ये दवा खरीदे थे। जी बिल्कुल। नहीं, अगर कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति पैदा होती है तो किसान वो दुकानदार बोल देता है साहब हम तो जानते नहीं, हमारे यहाँ दवा लिए नहीं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि दवा खरीदते समय क्या बातें हैं कौन सी जिनको ध्यान में रखा जाए। अब दवा लाने के बाद क्या करें, कौन सी सावधानी बरते खेतों में किसान भाई? दवा लाने के बाद जो है किसान भाई जो भी यंत्र से, चाहे स्प्रेयर जो भी है, वो नैपसेक स्प्रेयर हो या फुट स्प्रेयर हो, उसको ठीक ढंग से पहले उसको धुल लें। और कृषि विशेषज्ञों द्वारा बताए हुए जो भी उनको निर्धारित डोज जो बताई गई है कि इसी रेशियो में इसका घोल बनाना है, तो उसी रेशियो के हिसाब से उनको घोल बनाना चाहिए। और घोल बना करके और वो साफ सुथरे कर लिए मशीन, तो उससे जो है उससे मिक्स करके उसमें और उसका छिड़काव जो अपनी फसल पे कर सकते हैं। छिड़काव करने से पहले जो भी व्यक्ति, जो भी किसान भाई जो खेत में छिड़काव करने जा रहे हैं, तो ध्यान दें कि हवा के विपरीत रुख, हवा का रुख जब विपरीत है तो उस दिशा से कदाप छिड़काव न करें। उसमें जैसे आप अगर खरपतवार नाथी रसायन का कोई छिड़काव कर रहे हैं तो फिर आगे से पीछे की तरफ आइए। अगर आप आगे पीछे से आगे की तरफ जाकर के आप छिड़काव करेंगे तो उस दशा में जो आपका जहां जहां पैर पड़ेगा वहां वहां की दवा काम नहीं करेगी और आप कहोगे कि साहब दवा खराब है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए। छिड़काव करते समय आंख पे चश्मा होना चाहिए, मुंह पे मास्क होना चाहिए, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, फुल आस्तीन का कपड़ा होना चाहिए। पूरी तरह से आप अपने शरीर को ढक लें जिससे किसी भी प्रकार के रसायन के कोई भी पार्टिकल्स आपके शरीर पे पड़ने न पाए। डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी है। इस समय कृषि रक्षा रसायनों को प्रयोग करते समय और खेत की तैयारी करते समय कौन सी समसामयिक जानकारियां ऐसी हैं जिनको प्रयोग में ला सकते हैं, आपने जानकारियां प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, देखिए इस समय कैसे हम अपनी आगामी फसल की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं और कीटनाशकों के रसायनों की खरीद करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, डॉक्टर साहब ने जानकारी हमको दी है। बारी आपकी है कि इन जानकारियों को प्रयोग में लाइए ताकि आने वाली फसल स्वस्थ हो, अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिल सके।